नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और आज इसका आखिरी वीडियो ही होगा परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और लगभग सारे तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। तो आपको जब आप बनाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन जो अच्छे ठीक ठाक लेवल के हैं, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको मैंने इसमें छोड़ दिया है। अगर वो भी किसी को करना होगा तो पीछे मेरे परसेंटेज के बेसिक्स के वीडियो हैं, आप उनको देखिएगा तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग वहाँ से भी कर पाइएगा। मैं कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता था उनको ही लेके चल रहा हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए उसे चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। और ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए दे दिए हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर सकें, ऑप्शन का ध्यान रखते हुए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर होगा यानी कि व्यय, वो हमेशा और हमेशा जो होता है वो बराबर किसके होता है, तो रेट इंटू क्वांटिटी के, रेट इंटू क्वांटिटी के। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई है। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग रेट मान लें तो रेट हम लोग मान लें कि 10 होगा। शुरुआत में रेट कितना होगा, 10 होगा। तो बाद में बढ़ के कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। बाद में बढ़ के कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। क्वांटिटी का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, हमसे क्वेश्चन में क्या करा है, तो व्यक्ति चीनी का पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। चीनी पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इस चाहेंगे क्या कि हम क्वांटिटी के टर्म में एक्सपेंडिचर को माने। तो आप क्वांटिटी को कुछ भी ले लीजिएगा, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि क्वांटिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, 10, ताकि ये 100 बन जाए और परसेंटेज निकालने में हमको आसानी हो। तो रेट इंटू क्वांटिटी कितना होगा, तो 100 होगा। यानी एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, तो 100 कर रहा होगा। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि चीनी की कीमत 10 होगी, क्वांटिटी भी उसने 10 ही उठाई होगी, खपत उसकी 10 kg ही होगी। तो जो एक्सपेंडिचर होगा उसका 100 होगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि वह अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई पहले तो 100 खर्च करता था और 12% की वृद्धि करता है, तो ये 112 करता होगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमको 112 चाहिए। तो डायरेक्ट तो ये इससे कटेगा नहीं, तो हम लोग करेंगे, डायरेक्ट ऐसी कोई संख्या है नहीं गुना करके हम लोग 112 लेके आ जाए। तो हम लोग करेंगे क्या कि ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके 112 आ जाए। और ऐसी संख्या होगी कौन सी, तो जब भी आपको निकालना होगा तो ऐसी संख्या हमेशा फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। तो 13 से 13 कट जाएगा और 112 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख क्या रहे हैं कि पहले क्वांटिटी कितनी थी, 10, और अब क्वांटिटी कितनी होगी, तो 112/13। तो इसका अंतर कितना हो गया होगा, तो इसका अंतर हम वो ले लेंगे। तो इसका अंतर जो हमारा बन रहा होगा वो बन रहा होगा 13 130 में से 112 गया तो 18/13, 18/13 ये इसका डिफरेंस बन रहा होगा। यानी इसकी क्वांटिटी इसको कम करनी पड़ेगी। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। प्रतिशत की कमी किस पर करना है, तो इस पर। तो जिस पर करते हैं उसको हम लोग बेस बना लेते हैं और कितने पे, तो 100 पे। इसको अगर आप लोग एक स्टेप और निकालिएगा तो ये हो जाएगा 18/130 गुना 100। आप इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 180/13। तो 13 एकम 13 और यहाँ 50, 13 तिया 39। तो 13 अगर मेरा आ गया यहाँ पे, तो बाकी आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 13.85% हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर इक्वल होगा किसके, रेट इंटू क्वांटिटी के। और जैसे आपको कहेगा वैसे आपको क्वेश्चन को सिर्फ मेंशन करवाना है, बाकी क्वेश्चन आसान ही बनेगा। आपको कभी हो सकता है कि क्वांटिटी पूछे कितना कम करना पड़ेगा, कभी ऐसा पूछ दे कि भाई एक्सपेंडिचर कितना कम या अधिक करना पड़ेगा, रेट और क्वांटिटी देके। तो इनमें से कोई भी 2 देके आपको तीसरा यहाँ पे पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है। सी ए से कितना प्रतिशत कम है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है, तो ए बी से 80% अधिक है, तो ए बी से अगर 80% अधिक है, 80% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 80% का जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो 4/5 बन जाएगा। और 80% अधिक है कहने का मतलब है कि अगर ये बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हमसे कहता है कि सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है। सी जो है ए और बी के योग से 48.4/7% कम है, तो 48.4/7% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 चौक 28, 280, 7 8 56 और 4 40 यानी 340 और नीचे परसेंट है तो 100। डायरेक्ट समझिए कि इसका सीधा सीधा हम फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे, तो 0 से 0 कट गया, सॉरी 700, तो 0 से 0 कट गया तो 34/70 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं इस ए प्लस बी और सी के बीच जो अनुपात होगा, तो सी अगर कह रहा है कि सी ए और बी के योग से 48.4/7% कम है, तो सी अगर 70 है तो इससे 34 कम है, तो 34 अगर ये कम होगा इससे तो ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, सॉरी कम है, यानी ए प्लस बी 70 है तो सी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी 70 है और यहाँ a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, जबकि a प्लस बी जहाँ भी होना चाहिए था इक्वल होना चाहिए था। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब a प्लस बी यहाँ पे भी 70 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c आपकी मर्जी बनाने आएगा, तो आप यहीं से समझ जाइएगा कि ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया और ए और सी का अंतर पूछ रहा है, तो 45 और 36 का अंतर हमको बताना है। अदरवाइज यहाँ पे समझाने का काम है, इसलिए आप इस बात को समझिए कि ए कितना हो गया, तो 45 हो गया, बी कितना हो गया, 25 हो गया और सी कितना हो गया, तो 36 हो गया। कह रहा है कि सी ए से कितना प्रतिशत कम है, सी जो है सो ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, तो 9 कम है, किससे, तो 45 से, तो 9 बचे 45, 1/5 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 20% का। और ये 20% हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको मेन इस लाइन को समझना है कि ये 25% अधिक है। 250 का x प्लस 20% 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है। तो अधिक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है, मान लीजिए कि 25 है और हमसे कह रहा है कि ये 5 से 500% अधिक है। ये 25 5 से 500% अधिक है, तो इस 500% अधिक है तो हमको 500% मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, इसमें, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाके ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कह रहा है कि 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है और 25% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 25% का फ्रैक्शन तो 1/4 और कह रहा है कि ये 25% अधिक है, यानी ये इसका कितना हो जाएगा, तो 5/4, तब जाके ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि परसेंट से परसेंट तो यहीं कट जाएगा, परसेंट से परसेंट यहीं कट जाएगा। इसको अगर काटिएगा 5 से, इसको अगर 5 से हम लोग काटेंगे तो 25 बार में, 5 बार में, सॉरी 5 बार में, इस 0 से ये 0 यहाँ कट जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 11 दूना 22, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो ये मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 10x प्लस 200 बराबर किसके होगा, तो 11x के। तो इसको इधर लेके चले जाते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 200। मेन x ही निकालना होता है, बाकी आप कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते थे कि x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% यानी 250, 200, x का मान तो 200 आ गया, तो 250 का 10% कितना बनेगा 25, x के 15% से, तो 200 का 15% कितना बनेगा 30,
200 का 15% कितना बनेगा 30। और कह रहा है कि x के 15% कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, तो 5 कम है, किस पर, तो 30 पर। इसको काट लेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 1/6। और 1/6 फ्रैक्शन किसका बनेगा, तो 16.2/3% का। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। और आप ऐसे क्वेश्चन चाहेंगे तो वर्बली भी बना सकते हैं। कह रहा है कि रमेश अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए 16,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसका मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे ध्यान ही रखिएगा, ये 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन के खर्च पर, ये इसका फिक्स खर्चा है। ये इतना इसका खर्चा होता ही है और बाकी जो इसका होगा वो बचत होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 40, 18, 12 और 5 को जोड़िएगा तो 18, 12, 30 और 40, 70 और 5 75% तो इसका फिक्स खर्च है। इस 75% फिक्स खर्चे के बाद इसके पास जो राशि बच रही होगी वो 25% बच रही होगी। तो इसके पास राशि जो बच रही होगी 25% बच रही होगी। अब कह रहा है कि इसने खर्चे के बाद, इस 75% के खर्चे के बाद एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये खर्च करने पड़े और जिसमें से उसने 16,000 रुपये उधार लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसने 16,000 रुपये उधार लिए हैं तो बाकी जो 4,000 रुपया बचा होगा इसमें से वो अपने पास से लगाया होगा। और अपने पास से लगाया कब होगा, तो इतने खर्चे करने के बाद जो उसके पास बच गया होगा वही पैसा यहाँ इस पारिवारिक खर्च में उसने लगाया होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में हमारे पास कितना परसेंट बच रहा था, तो 25%। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 20,000 में से 4,000 उसने बचत के ही लगाए होंगे। तो इस 25% इक्वल कितना के हो जाएगा, तो 4,000 का। और 25% इक्वल 4,000 का हो जाएगा तो 100% इक्वल किसके हो जाएगा, तो 16,000 के। यानी इसका जो मासिक वेतन जो होगा वो कितना होगा, 16,000 रुपये। उम्मीद है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग वर्बली भी बना सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, हमसे कह रहा है कि मासिक आय का 40% भोजन पर, प्लस 18% घर खर्च पर, प्लस 12% मनोरंजन पर और प्लस 5% खर्च करता है। कितने में से, तो जो भी इसका वेतन रहा होगा, तो हम लोग वेतन मान लेते हैं कि 100% इसका वेतन रहा होगा। तो इसका जोड़ के आ जाएगा 75%। तो 100% माइनस 75% इज इक्वल टू 25%, जो इसकी सेविंग होगी, इसकी सेविंग होगी 25%। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च कितना था पारिवारिक समारोह का, 20,000, जिसमें 16,000 उधार लिया है। यानी 4,000 उसकी सेविंग ही होगी जो उसने इस पारिवारिक खर्च में लगाया होगा। तो ये 25% रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 25% रिप्रेजेंट कर देगा इस 4,000 को, इस 4,000 को। 100%, तो 4 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 100% रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 16,000 को। तो उसका मासिक वेतन कितना है, 16,000। हमारा यही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग वर्बली भी बना सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। उसने वेतन के शेष भाग का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे सीधे सीधे कह रहा था कि 80% समथिंग परसेंट भोजन पर, समथिंग परसेंट इस पर, समथिंग परसेंट किराए पर खर्च किया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने वेतन का शेष भाग का 20%, फिर कह रहा है कि उसने वेतन के शेष भाग का 40%, इसके अलावे शेष राशि का 80%। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये शेष राशि का, ये इसको सक्सेसिव वाले क्वेश्चन को में बदल देता है। यानी हम लोग यहाँ सीधा सीधा नहीं कह के, यहाँ नहीं कह के, तो हम लोग यहाँ इसको सीधा सीधा परसेंटेज 100 में से नहीं घटा के, हमको शेष राशि का जब भी कहेगा इसको हम लोग सक्सेसिव में काम करेंगे। कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं। और भोजन पर खर्च किया, इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। वह 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे खर्चों के लिए रखता है। तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में कि जैसे ये 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रहा है, बैंक में जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे खर्चों के लिए रखता है। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे खर्च करने के बाद इसके पास जो पैसे बचते होंगे, 5,000 रुपये वो बैंक में जमा करता होगा और 1,480 रुपये, यानी ये इसके पास कुल बचत रही होगी बाकी खर्चे करने के बाद। तो जब हमारे पास बचत का डाटा दे के रखा है तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ से भी हम लोग बचत ही, सक्सेसिव में भी बचत ही निकालते चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका वेतन A रुपये रहा होगा
और कहा है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 10% किराए पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 90%। वेतन का 90% बचाता होगा तो 90% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 9/10। अब इसके पास ये राशि बची हुई है। आई कहता है उसने वेतन का शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च किया। वेतन पर शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च किया का मतलब ये है कि अब उसके पास जो भी राशि बची हुई है उसका 20% वो परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो राशि तो भी उसके पास इतनी बची हुई है और इसका भी अगर 20% परिवहन पर खर्च कर रहा है मतलब 80%, इसके बाद इसका 80% इसके पास बचा रह गया होगा। तो 80% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 4/5। इसके बाद जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया, यानी अब इसके पास इतनी राशि है और इसके बाद 40% शेष राशि का, यानी जो भी इसके पास शेष राशि बची हुई उसका 40% भोजन पर खर्च किया है, यानी कि शेष राशि का इसके पास 60% अभी भी बचा हुआ होगा। और 60% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 3/5 आय कहता है। और इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, यानी अब उसके पास जो भी बचा होगा उस राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता होगा। तो उसके पास बचा कितना होगा, तो अगर 80% खर्च कर दे रहा है इस शेष राशि का तो बस बचा हुआ कितना, तो 20%। और 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/5। यानी अब कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि पूरे खर्चे के बाद इसके पास इतनी राशि बची होगी। और डाटा में हमको यहाँ पे दे कर रखा है कि 5000 बैंक में जमा करता है और 1480 रुपये अपने पैकेट में रखते हैं, यानी इसकी जो कुल बचत होगी ये 5000 प्लस 1480 रुपये, यानी कि 6480 रुपये होगी। 6480 इसकी कुल बचत होगी। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है, तो आप इसको 9 से काटिएगा तो 9 सत्ते 63 और 1 9 दूना 18, 4 तिहाई 12 और 12 छक 72, ये 60 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब, तो 125, तो ये 60 गुना ये 125 गुना 10 1250 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो 75,000 रुपये। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो कुल वेतन होगा, मासिक वेतन, वो 75,000 रुपये होगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, हम सिर्फ तरीके पर बात करेंगे, बाकी बेसिक तो अगर बेसिक पहले बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम इसके तरीके पर बात करेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 31.4% की वृद्धि की जाती है तो यह 5/14 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कि भिन्न कितना होगा, ए होगा, और कह रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो ए में ही हम लोग 25% की वृद्धि कर रहे हैं। ये इसका अंश है, हर मान लेते हैं इसका बी है। और कह रहा है कि हर में 31.4% की वृद्धि की जाती है। तो हर में अगर 31.4% की वृद्धि की जाती होगी तो ये कितना हो गया होगा, तो 125/400, नीचे 4 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो कह रहा है कि ये भिन्न कितना हो जाता है, तो 5/14। हम लोग इसके बाद इसके तरीके पर भी बात करेंगे, क्वेश्चन को सीधा सीधा कैसे समझना है। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 125A/100 और ये हो जाएगा 400 और ये 525B/400 और इसको हम लोग ऐसे लिखते थे। ध्यान ये रखिएगा। अच्छा, इससे ये कटेगा 00 से तो 4 हो जाएगा और ऊपर हम लोग इसको ले जाएंगे तो एक 125A/525B बराबर 5/14। इसको तो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं तरीके पर कि इस क्वेश्चन को हम लोग इतना नहीं करके बना कैसे सकते थे। तो आइए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग कह ये रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, वृद्धि देगा, हो सकता है कभी कमी दे देगा, तो आप हमेशा इस बात को समझते हैं कि अंश और हर दोनों हम लोग 100 के टर्म में ही लेकर चलते हैं। जैसे कह रहा है कि जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो हम लोग मान के चलेंगे कि अगर 25% की जो भी फ्रैक्शन रहा होगा उसका अंश अगर 25% की वृद्धि कर दिया गया होगा तो वो कितना गया होगा, तो 125A और परसेंट भी नहीं, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो ऊपर नीचे कट ही जाना है, तो 125A। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे
कि 31.1/4% की वृद्धि हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका मेन आपको ये सीखना ये है कि इसको लिखने का तरीका ये बनता है कि सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 125 बटा एलसीएम कह रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा तो 125/4 हो जाएगा। इसको 31.1/4% को हम लोग लिख क्या सकते हैं तो 125/4%। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस फ्रैक्शन में ऐड करना होगा कुछ भी, जब भी इस फ्रैक्शन में ऐड करना होगा तो आप इसको ऊपर ऐड करते हैं। जैसे ये परसेंट है तो नीचे 400 होगा। तो जब भी आप ऐड कीजिएगा तो अगर ये इतना वृद्धि हो गया है तो आपको जो ऐड होगा वो यही ऐड होगा। तो 400 ये नीचे वाला फ्रैक्शन जो बने, नीचे वाला जो बनेगा डिनोमिनेटर हर जो बनेगा उतना ही हमको इसमें ऊपर में ऐड करना होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 31.1/4% की वृद्धि की गई है तो डायरेक्ट हमको समझ आया कि 125 तो ये हो जाएगा ऊपर में, और नीचे 4 है तो हमको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा तो 400 ऐड करना पड़ेगा। यही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो जैसे हम इसमें 400 ऐड करेंगे किसमें 125 में तो ये हो जाएगा 525, और बटे में 4 होगा तो बटे में 4 होगा तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शन मान लेते कितना था तो b था। और यही बात इसमें कह रहा है कि ये कितना हो जाता है तो 5/14 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा कि जब भी इस तरह का फ्रैक्शन देगा तो आपको नीचे 100 के टर्म में ऊपर ऐड कर देना है। फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 125/400 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये 525 हो जाएगा, और ये नीचे बटा में 4 था तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट रहे होंगे तो 25 से काटिएगा तो 5 बार में, इसको 25 से काटिएगा तो 25 दूना 50, 25 से कम 25 इस बार, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 7 21 और 7 दूना 14। इसको अगर a बटा b लिखना होगा तो ये 4 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/8। यही हमारा उत्तर था। तो आप चाहते तो इस क्वेश्चन को वर्बली भी बना सकते थे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको ध्यान ये फ्रैक्शन वाला रखना है। कभी भी फ्रैक्शन में देगा जैसे कह रहा है कि 5.1/4% की वृद्धि हो जाती है तो 5 चौका 20 और 1 21, तो आपको यहाँ पे 400 ऊपर नीचे जो फ्रैक्शन बनेगा उतना ऐड करना है। तो ये 21 हो गया तो हमको जो बढ़ के होगा 421/4 होगा, 421/4 होगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये परसेंटेज के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लास्ट वीडियो हैं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट गया है या किसी टाइप का क्वेश्चन छूट गया है और आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग मैसेज में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जनरली जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं उनको तो बेसिक मैंने पहले ही करवा दिया है, तो बेसिक बताने का यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है। वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक से हैं, और क्वेश्चन हम लोग करने के तरीके पर हम लोग उस पर बात भी किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो मेरे बेसिक्स की वीडियो देखिए, प्रीवियस से देखिए, और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।